साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार सब लोग बता दीजिए, आवाज़ मिल रही है? एक बार जितने भी साथी दिख रहे हैं वो फटाफट बता दें, आवाज़ मिल रही है, वीडियो चल रहा है, सब कुछ ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज का सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, यह किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? आज नदी बिल्कुल उदास थी, आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, यह किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? तो जितने भी साथी हैं फटाफट वो जवाब देते चलें। चलिए, तो देखिए, इस तरह के जो सवाल हैं परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। कुछ काव्य की पंक्तियां जो काफी महत्वपूर्ण रहती हैं, तो उस दृष्टिकोण से ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए, देखिए यहां पर एक कवि हैं जिनका नाम है केदारनाथ अग्रवाल। क्या नाम है? केदारनाथ अग्रवाल। ये पंक्तियां किसकी हैं? केदारनाथ अग्रवाल जी की हैं। आज नदी बिल्कुल उदास थी। तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश और आप देख रहे हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें से पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पूछा जा रहा है कि आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, या किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? त्रिलोचन, रांगे राघव, केदारनाथ अग्रवाल या फिर नागार्जुन की। ये आपके ऑप्शंस हैं, और इसमें जो ऑप्शंस हैं त्रिलोचन, रांगे राघव और केदारनाथ अग्रवाल, जिसमें सबसे तीसरा ऑप्शन जो है वो सबसे सही है। और केदारनाथ अग्रवाल ने इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया है, किस तो मानवीकरण का प्रयोग किया है, क्योंकि उदासी किसके अंदर आती है? मानवीकरण का प्रयोग किया है। और क्योंकि उदासी किसके अंदर आती है, ये भी एक सवाल उठता है भाई कि न उदासी किसके अंदर आती है, तो एक मनुष्य जो होता है, मनुष्य के अंदर ही उदासी आती है। तो इस तरीके से केदारनाथ अग्रवाल जो है कवि के रूप में विख्यात हैं। और केदारनाथ अग्रवाल की जो रचनाएं हैं वो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कुछ रचनाओं की बात कर लें, जैसे इनकी कविताओं में गुल मेहंदी काफी महत्वपूर्ण कविता है। गुल मेहंदी, गुल मेहंदी कविता इनकी काफी चर्चित हुई है। हे मेरी तुम, हे मेरी तुम, जमुन जल तुम, जमुन जल तुम, कहे केदार खरी खरी, कहे केदार खरी खरी, मार प्यार की थापे, मार प्यार की थापे, फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, बंबई का रक्तस्थान, बंबई का रक्त स्नान। तो और जैसे छोटी छोटी कविताएं इनकी जो पूछी जाती हैं, अगर उन कविताओं की बात करें तो जैसे एक कविता इनकी आती है, जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है। पूछी भी जा सकती है कि ये कविता किसकी है? जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ। बहुत ही क्रांतिकारी कविता है। कविता क्या है?
जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा है फिर खड़ा हुआ है, जिसने सोने को खोद लोहा मोड़ा है, जो रवि के रथ का घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, जो जीवन की आग जलाकर आग बना है, फौलादी पंजे फैलाए नाग बना है, जिसने शोषण को तोड़ा शासन मोड़ा, जो युग के रथ का घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। ये काफी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से आज नदी बिल्कुल उदास थी, ये एक छोटी सी कविता है इनकी। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था, मैंने उसको नहीं जगाया, दबे पांव घर वापस आया। इसी तरीके से इनकी एक कविता और है जो बसंती हवा है, ये भी कई बार पूछी गई है। हवा हूं हवा बसंती हवा, तो ये आप लोग जानते ही होंगे, तो यानी केदारनाथ अग्रवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक कौन है? क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक कौन है? बताएं फटाफट। क्या गोरी क्या सांवली? तो यहां पर यह संस्मरण पूछा जा रहा है, किसका संस्मरण है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र सत्यार्थी। विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएं की, लोकगीतों का संग्रह किया, तो इसमें मुख्य तौर पर लोक गीतों का जो संग्रह है वह इसमें मिलता है। क्या मिलता है? तो विभिन्न क्षेत्रों की जिन्होंने यात्राएं की उसका जो संग्रह है इसमें देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा रेखाएं बोल उठी भी एक महत्वपूर्ण उनकी रचना मिलती है। देवेंद्र सत्यार्थी की रचनाओं की बात करें तो देवेंद्र सत्यार्थी जो हैं किस तरह के रचनाकार हैं यह भी आपसे पूछा जा सकता है। सत्यार्थी तो देवेंद्र सत्यार्थी का जन्म 1908 में होता है। हिंदी, उर्दू और पंजाबी तीनों भाषाओं पर इनका अधिकार है। हिंदी, उर्दू और पंजाबी तीनों भाषाओं पर इनका अधिकार है। और साथ साथ इनका जो सबसे बड़ा योगदान है वो लोकगीतों को लेकर हुआ है। हिंदी में लोकायन धरती गाती है इन्होंने एक लिखा था, धरती गाती है, धरती गाती है, जो एक महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा बेला फूले आधी रात, बेला फूले आधी रात भी इनकी एक रचना है। अब इन्होंने चट्टानों से पूछ लो, चाय का रंग, कठपुतली, दूधगाज, ब्रह्मपुत्र। तो जैसे इनकी रचनाओं का क्रम अगर देखें तो कुछ रचनाएं जैसे हमें याद रहनी चाहिए। कौन कौन सी रचनाएं? चट्टान से पूछ लो, चट्टान से पूछ लो इनकी महत्वपूर्ण रचना है। चाय का रंग, नए धान से पहले, नए धान से पहले, सड़क नहीं बंदूक, सड़क नहीं बंदूक। उपन्यास इनका जो काफी महत्वपूर्ण है वह है रथ के पहिए और कठपुतली, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूधगाज, ब्रह्मपुत्र सुनो। तो यहां पर खास करके इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो रथ के पहिए है यह इसका वर्ण विषय क्या है, या रथ के पहिए किस जनजाति के ऊपर लिखा गया है, या इसका मुख्य वर्ण विषय क्या है। तो ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जाता है।
तो रथ के पहिए जो है उपन्यास काफी महत्वपूर्ण है और इसमें लोक संस्कृति की झलक मिलती है। किसानों व मजदूरों के संघर्ष इसमें दिखाया गया है। अगला सवाल है, यानी देवेंद्र सत्यार्थी का अगर नाम आए तो हम लोक जीवन, लोक गाथा, लोक कला, लोकगीत इन सब से ही जोड़ के उनको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है, यह कथन किसका है? पूछा जा रहा है कि कबीर दास के यहां जो रहस्यवाद पाया जाता है वह सूफियों के अधिकतर प्रभाव के कारण है। ठीक है, किसके कारण है? डॉक्टर पुखराज मारू, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये अपनी ग्रंथावली में, आचार्य रामचंद्र की जो ग्रंथावली जो उनकी संपादित की गई है उसमें ये कथन मिलता है। तो वो बताते हैं कि कबीर दास ने जो भी अपना मार्ग खड़ा किया है वह उनकी स्वयं की उद्भावना से नहीं है, उन्होंने अलग अलग चीजें जो है अलग अलग से ग्रहण की हैं। तो इस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उत्तर हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण की उद्घोषणाओं में आकाशवाणी शब्द के प्रचलन का निर्देश किस तिथि को दिया? ये सवाल तो हम लोग पिछली क्लास में भी देखे थे, आकाशवाणी से संबंधित ये सवाल था, तो काफी महत्वपूर्ण सवाल है। जल्दी से बताइए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने तो इन्होंने दिसंबर 1957 में दिया, क्योंकि 1936 जो था, 1936 मैंने बताया था, 1936 जो था उसमें इन्होंने राज्य प्रसारण सेवा, जिसे ISBS कहा जाता था, ISBS कहा जाता था, राज्य प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो किया था, यानी AIR किया था। और इसके बाद 8 जून 1936 को यह काम किया गया था, 8 जून 1936 को। तो 8 जून 1936 को ये स्टेट वाइज था, यानी ISBS था, इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो किया गया था। और 1957 में इसका पुनः नाम बदलकर क्या कर दिया गया? आकाशवाणी कर दिया गया। तो ये अंतर आया, यानी ISBS फिर AIR, इसे ऑल इंडिया रेडियो कहा गया और फिर उसके बाद इसे आकाशवाणी कहा गया। तो ये 3 चरणों में इसका नामकरण आता है। तो राइट आंसर ए हो गया। अगला है कि विरह वारिस रीति काव्यधारा के किस कवि की कृति है? विरह वारिस, देखिए मैंने आपको बताया था कि रीतिकाल की जो रचनाएं हैं काफी मिलती जुलती हैं ना, तो उन रचनाओं से हमें क्या करना है, थोड़ा सा सावधान रहना है खास करके। तो जैसे विरह वारिस रचना है, इसकी रचना हो जाती है विरह वारिस। अब देखिए एक व्यक्ति हैं जिनको हम बुद्धसेन के नाम से जानते हैं, इनका मूल नाम क्या बुद्धसेन है। अब देखिए विरह की बारिश जो होती है, मान लीजिए ऐसे ऐसे बारिश हो रही है, विरह की बारिश कैसे होती है? आंखों से होती है। ये आंखें हैं, ये विरह की बारिश ऐसे से होगी। तो विरह की बारिश का क्या होता है? बोध होगा
यानी महसूस होगा, तो बोध से क्या हो जाएगा, बोधा, यानी विरह वारिस इसकी रचना हो गई, बोधा की रचना हो गई। ठीक है, इन्होंने जो माधवानल कामकंदला की प्रेम कथा विरह वेदना मुख्य कथा का इसका विषय था इसमें। और इनकी एक रचना एक और मिलती है, इश्क नामा, और एक रचना इससे मिलती जुलती आती है, इश्क लता। अब देखिए, इश्क की जो लता होती है वो कैसी होती है, घनी होती है। इश्क की लता क्या होती है, ऐसे 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 बहुत घनी होती है। तो इश्क लता हो गई घनानंद की, घनानंद की हो गई। और इश्क नामा, इश्क के नाम का क्या होता है, बोध होता है। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोधा हो जाएगा। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है, पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो अगर हम जितनी हमारी बोलियां हैं, जितनी हमारी भाषाएं हैं, उनके विकासों की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से, कौन कौन से अपभ्रंश प्रमुख हैं, तो प्रमुख अपभ्रंशों के जो नाम हैं वह भी हमें मालूम होने चाहिए, यानी किस अपभ्रंश से किसका जन्म हुआ है। और ये जो पार्ट आता है वो भाषा विज्ञान के अंतर्गत हमारा आ जाता है कि किस से हमारा, किस अपभ्रंश से हमारा किसका जन्म हुआ है। तो जैसे हम देखें, हमारा पूर्वी है, पूर्वी हिंदी, तो ये भी किससे जन्म ली है, अर्ध मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हो गई। पश्चिमी हिंदी जो है, पश्चिमी का जो जन्म हुआ, पश्चिमी से जिसका जन्म हुआ, वो 3 की ट्रिक बनती है। क्या ट्रिक बनती है, परागु, क्या बनती है, परागु, 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 परागु का मतलब हो गया पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का जन्म पश्चिमी से होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मागधी अपभ्रंश से। तो मागधी से भी बिहारी, बिहारी का जन्म होता है, बिहारी, उड़िया और असमिया का जन्म होता है, क्योंकि तीनों पूर्वी भारत की भाषाएं हैं, तो मागधी से तीनों का जन्म हो जाता है। राजस्थानी से किसका जन्म हो जाता है, मामा मेवा लेकर जयपुर गए, तो मालवी, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी हिंदी का किस अब जन्म हुआ है, तो अर्धमागधी का, सही है, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी। खस के लिए देखिए यहां पर ये पहाड़ी भी इसके लिए बताया जाता है, और पहाड़ी के लिए सौरसेनी भी बताया जाता है। तो दोनों अपभ्रंशों से ही जो है इसका जन्म बताया जाता है। लेकिन अगर किसी का नाम बिना देखे दिए हुए पूछे तो पहाड़ी का जन्म सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है, और न ऑप्शन में अगर सौरसेनी रहे तो खस ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो खस अपभ्रंश है, इसके विषय में भी थोड़ी जानकारी आपको रखनी चाहिए कि खस अपभ्रंश है क्या। ठीक है, खस अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश का एक रूप है, ध्यान रखिएगा। अगर खस अपभ्रंश के विषय में बात आपसे पूछी जाए तो ये सौरसेनी अपभ्रंश का ही एक रूप माना जाता है। खस का जो रूप है किससे प्रभावित है, ये सौरसेनी अपभ्रंश से ही प्रभावित है, या उसी का एक रूप माना जाता है, और जिससे पहाड़ी हिंदी बोलियों का जन्म हुआ है। और ये खस अपभ्रंश जो है सौरसेनी अपभ्रंश का एक क्षेत्रीय रूप माना जाता है। ठीक है, चलिए, खस अपभ्रंश के बाद अगला सवाल है, बीसलदेव रासो की नायिका का नाम उल्लेख करिए। बीसलदेव रासो की नायिका कौन थी, यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि बीसलदेव रासो की नायिका कौन थी। भाई प्रश्न तो बहुत ज्यादा है, जितने बजे आप लोग कहेंगे बंद कर देंगे, परेशान मत होइए। बीसलदेव रासो जो है, ये जो रचना है, तो देखिए नरपति नाल की रचना है। किसकी है, नरपति नाल की रचना है, नाल की रचना है, नरपति नाल की रचना है। और इसमें इसका जो वर्ण विषय है और नायक नायिका जो है वो भी पूछे जाते हैं। तो इसमें शकंभरी नाम भी पूछ लिया जाता है, शकंभरी। शकंभरी जो जगह है उसमें यानी अजमेर, अजमेर, शकंभरी अजमेर के
कि राजा जो है बीसल देव, यानी इन्हें विग्रह राज चतुर्थ भी कहा जाता है। विग्रह राज चतुर्थ, विग्रह राज चतुर्थ। और परमार राजभोज की पुत्री राजमती, परमार राजभोज की पुत्री राजमती। तो इन दोनों के विवाह का वर्णन है और इसमें 12 वर्षों की अवधि है। कितने वर्षों की अवधि है? तो 12 वर्षों की अवधि का वर्णन है। हाँ, 12 वर्षों का है और इसमें नारी जीवन की व्यथा दिखाई गई है और इसकी भाषा पश्चिमी राजस्थानी या डिंगल है। क्या है? पश्चिमी राजस्थानी और इसकी शैली किस प्रकार की थी? यह डिंगल शैली में इसका प्रयोग किया गया है, यानी पश्चिमी राजस्थानी डिंगल शैली में इसका प्रयोग किया गया है। इसमें देखिए श्रृंगार रस है और इसका जो वर्ण विषय है, मतलब इसका विधा अगर आपसे पूछा जाए किस विधा की रचना है, तो इसमें खंडकाव्य एक प्रकार का है। ये क्या है? एक प्रकार का खंडकाव्य है जिसमें वीर गीतों के रूप में दिखाया गया है। विवाह रूठकर उड़ीसा जाना, 12 वर्षों के बाद पुनर्मिलन, और आदिकाल की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में एक महत्वपूर्ण है। ये रूठ कर कहां जाते हैं? तो रूठ कर उड़ीसा जाते हैं और वहां कितने वर्ष तक रहते हैं? तो 12 वर्ष तक रहते हैं और भोज द्वारा राजमती को अपने घर लेके चले जाते हैं। फिर वहां से जब लौट के आते हैं तो मिलते हैं। इसमें एक और खास बात है कि 12 मासा का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया? 12 मासा का प्रयोग किया गया है। और इसमें एक चीज और है कि इसका जो 12 मासा है वो किस महीने से शुरू होता है? सामान्य तौर पर जो हिंदी साहित्य की रचनाएं हैं या जो श्रृंगार रस की रचनाएं या 12 मासा है, उसमें 12 मासा की शुरुआत आषाढ़ ऋतु से होती है। तो आप सब मुझे ये बताइए कि 12 मासा जो है शुक्ल ने 1 वर्ष माना है, ठीक है। आप बताओ कि 12 मासा जो है यहां किस महीने से शुरू होता है? 12 मासा किस महीने से शुरू होता है? ठीक है, अब ये जो होता है आषाढ़ से शुरू होता है। आषाढ़ से, बताइए। यहां पर जो 12 मासा की शुरुआत होती है उसमें कार्तिक का महीना चल रहा है, जब दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है और विरह के कारण राजमती जो है बहुत खुश नहीं है। तो एक प्रकार से कार्तिक होगा, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रहसनों में एक जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है। एक जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है, बताएं। इन रचनाओं में एक रचना जीपी श्रीवास्तव के द्वारा रचित नहीं है। उलटफेर, दुमदार आदमी, मर्दानी औरत। अब देखिए यहां पर बद्री भट्ट की गोंडवी पद्मावत में चढ़ा साड़ गंगा, हाँ वो ठीक है। यहां बात किया गया है कि अगर हम बात करें तो दुमदार आदमी किसकी रचना है, पहले यही देख लेते हैं। बी, लबड़ धोधो। लबड़ धोधो किसकी रचना है फिर? ब, चलिए बताइए। पूछा गया है यहां पर लबड़ धोधो। चलिए
बी बद्री नारायण भट्ट की। क्या बताना है? बद्रीनारायण भट्ट की है। अच्छा, बद्रीनारायण भट्ट की, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। जो तिरिया पीहर बसे सूरत रहे पियो माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। ये पंक्तियां किसकी हैं? जो तिरिया पीहर रहे, जो तिरिया पीहर रहे और बसे सूरत रहे पियो माही, जन जग में रहे गुरु, यह पंक्तियां किसकी हैं? देखिए, इसका जो सामान्य अर्थ है, सामान्य अर्थ अगर इसका देखा जाए तो सामान्य अर्थ इसका क्या मिलेगा? सामान्य अर्थ इसका मिलता है कि स्त्री अपने मायके या पीहर में रहकर भी अपने प्रिय का स्मरण करती रहती, उसी प्रकार मनुष्य को संसार में रहते हुए ईश्वर गुरु को भूलना नहीं चाहिए, उसका स्मरण करते रहना चाहिए। जैसे पत्नी मायके में रहते हुए भी पति को नहीं भूलती है, उसका स्मरण करती रहती है, वैसे ईश्वर को भी याद करते रहना चाहिए। जब जीवात्मा इस धरती पर है या इस नरक लोक में है, तब भी उसे नहीं भूलना चाहिए। तो इस तरह से याद हो जाएगा। किसका हो जाता है? कबीरदास का। कबीरदास की पंक्तियां हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है क्या भाई? आगे बढ़ा जाए। कुछ लोग सहजो बाई भी कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे अगला सवाल है, साहित्यालोचन के लेखक कौन है? साहित्यालोचन नामवर सिंह, श्याम सुंदर दास, महाप्रसाद द्विवेदी या फिर गुलाब राय? कबीर नहीं, साजो बाई 100%। यही तो मैं पूछ रहा था। चरणदास की है, यही तो पूछ रहा था। मैंने अर्थ भी इसका बता दिया, मैंने इसका अर्थ भी बता दिया था आपको। सी होगा, ठीक है, एकदम सही बात है। तो इसका सहजोबाई उत्तर होगा, सहजोबाई उत्तर होगा। देखिए कबीरदास जो है, अगर आप इसे गूगल पे सर्च करके, कई बार लोग उत्तर देते हैं, कई बार लोग को जब ज्यादा समय मिल जाता है तो गूगल पे सर्च करके उत्तर देते हैं। तो अगर आप गूगल पे इसको सर्च करेंगे तो आपको कबीरदास ही उत्तर मिलेगा, लेकिन सही जवाब क्या होगा इसका? सहजोबाई होगा। जो तिरिया पीहर बसे सूरत रहे पियो माही, रहे गुरु को भूले नहीं। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? यह है सहजोबाई की, सहजोबाई की है। और सहजोबाई जो है ये शिष्या हैं, किसकी हैं? चरणदास की हैं, चरणदास की, चरणदास की शिष्या हैं। और इन्होंने जो रचना लिखा है वो रचना कौन सी है? सहज प्रकाश रचना का नाम है। अगला सवाल है, साहित्यालोचन के लेखक कौन है? तो श्याम सुंदर दास है। सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है? आत्मोत्सर्ग, चलिए आत्मोत्सर्ग जो रचना है इसमें किसकी गाथा को रखा गया है? आत्मोत्सर्ग जो रचना है, चलिए ये सियाराम शरण गुप्त हैं। इन्होंने गांधीवादी विचारों और मानवीय संवेदनाओं को इसमें रखा है। और इसमें किसकी कथा है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, कई बार पूछा गया है, सच्चे बलिदान निस्वार्थ प्रेम को ध्यान में रखते हुए गणेश शंकर विद्यार्थी के सच्चे बलिदान को इसमें दिखाया गया है। और
इसमें 1931 में गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रेरक जीवन, 1931 में कानपुर दंगों के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करते हुए उनके दिए गए बलिदान की कथा को वर्णित किया गया है। तो 1931 में हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर कानपुर में कई दंगे हुए थे और उन दंगों में ही ये बलिदान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। कजरी लोक साहित्य किस विधा के अंतर्गत आती है? कजरी लोक गीत, बताइए। कजरी लोकगीत, लोकगीत है, लोक कथा है, लोक गाथा है या लोकोक्ति है? वैसे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कजरी वाले क्षेत्र से भी आते हैं। अब कजरी उत्तर प्रदेश और बिहार में वर्षा ऋतु का एक लोकगीत है। कहां गाया जाता है ये? बिहार और उत्तर प्रदेश में, मुख्यतः बिहार और उत्तर प्रदेश में। किस ऋतु में? वर्षा ऋतु है, वर्षा के दौरान इसे गाया जाता है। और वर्षा में भी जब सावन का महीना आया, सावन का महीना जब आया और सावन में भी झूला जब स्त्रियां झूलती हैं, कुल्ला की एक कजरी जो होती है ये लोकगीत है और स्त्रियों के द्वारा इसको गाया जाता है। घर बदरा घिरी आए अरे मोरी गुइया, बदरा घिरी आए अरे मोरी गुइया, कैसे खेलन जाब सावन में कजरिया, बदिरा घिर आए नंदी, चौदिस चमकत बिजुरिया भीजत है मोरी चुनरिया, कैसे खेलन जाब सावन में कजरिया, बदरिया घिर आए नंदी, बजरिया घिर आए नंदी, पड़े बूंदन पुहार गोरी सावन में, काहे करेलू गुमान गोरी सावन में, अखियां तेरी हैं कटीली बत्तियां बड़ी रसीली, चले चले झूम सावन में नंदी सावन में। अब यहां देखिए, ये जो पूरे गीत की जो अंतरा है, इस अंतरा में मुख्य तौर पर ननंद, सास, ससुर या जो संबंध हैं, उन संबंधों को दिखाने का प्रयास किया गया है कि उन संबंधों के माध्यम से किस प्रकार से हमारा लोक जो है वो चल रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति अकेले गाता है तो उसको कजरी कहा जाता है, लेकिन अगर यही कजरी एक ग्रुप में गाई जाती है तो उसको ढुन मुनिया कजरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढुन मुनिया कजरी कहा जाता है। यानी जिसमें कई लोग मिल के गाते हैं, ग्रुप गाता है, उसको ढुनमुनिया कजरी कहते हैं। वर्षा ऋतु का सौंदर्य, विरह, श्रृंगार, राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन ये किया जाता है। और इसका अगर कोर क्षेत्र पूछा जाए तो कालीन भैया का जो क्षेत्र है मिर्जापुर, मिर्जापुर जो कालीन भैया का क्षेत्र है, कोर क्षेत्र, मिर्जापुर में ये गाया जाता है। तो ये जो है अब मतलब बहुत ही कम रह गया है, लगभग ये गायब ही हो गया है। अरे झूला धीरे झूलैयो मेरे सैया सावन की आई बहार, अरे झूला धीरे से झूलैयो मेरे सैया सावन की आई बहार, अहू घोरा घेरी घटा कारी कारी, नाचे बन में मोर मुरारी, झुकियई है बदरवा धारी धारी, सावन ने झूला झूलैयो मोरे सैया सावन की आई बहार, अरे झूला धीरे धीरे झूलैयो रे सैया। तो भैया सैया को कह रही है कि झुलनवा को धीरे धीरे झुलाना,
अगला सवाल है 23 नंबर का, हिंदी से संबंधित है। निम्नलिखित वाक्यों में एक कथन अशुद्ध है। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ 30 मई 1826 को माना जाता है। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ साप्ताहिक पत्रों से हुआ। उदंत मार्तंड के संपादक कानपुर निवासी पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्ष के बाद बंद हो गया। चलिए, हाँ, ढुमोनिया। निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध है, उसको छांटना है। अब देखिए, जो डी ऑप्शन है कि उदंत मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्ष बाद बंद हो गया, तो उदंत मार्तंड जो है लगभग 1.5 वर्ष तक चलता है। कितने वर्ष तक चलता है? 1.5 वर्ष तक चलता है, यानी 1827 में बंद हो जाता है। 1827 में यह बंद हो जाता है। तो डी ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सब सही है। उपेंद्र नाथ अस का उपन्यास गर्मराख किस सन में प्रकाशित हुआ? गर्मराख किस सन में प्रकाशित होता है? उपेंद्र नाथ अस्क का गर्मराख उपन्यास किस सन में प्रकाशित होता है? इनके और भी उपन्यास हैं जिनमें सितारों के खेल, (1937), गिरती दीवारें, गिरती दीवारें 1947, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी आंखें 1954, शहर में घूमता आईना, शहर में घूमता आईना 1963, और ये जो है 1952 का है। यह 1952 का है। अगला, किस सप्तक में एक भी कवयित्री सम्मिलित नहीं है? किस सप्तक में एक भी कवयित्री सम्मिलित नहीं है? बताएं। अब देख लेते हैं कि किस किस सप्तक में हमारी कवयित्रियां मिलती हैं। याद कर लेते हैं आज। पहला में, दूसरा में शकुंतला माथुर, तीसरा में कीर्ति चौधरी, चौथा में सुमन राजे। ठीक है, तो यहां पर हमें याद रखना होगा कि जो तार सप्तक है उसमें नहीं आता है। अब इसे हम याद कैसे रखेंगे? पहला खाली, दूसरे में शकुंतला माथुर, फिर कीर्ति चौधरी, फिर सुमन राजे। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? 0 S K 0 यानी 0, SH यानी शकुंतला, K और यस। इस तरीके से, या इस तरह से याद कर लेंगे, श की शु, शकीसु, और यहां पर पहले में कुछ नहीं है तो शकीसु। नोएडा से नमस्कार। चलिए, तो आपको हम प्रयागराज से नमस्कार कर रहे हैं। यानी तार सप्तक में कुछ भी नहीं है। एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकाले गए हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो ये मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि पहला हो जाएगा।
सही है। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ लेखिका कौन है? अगर यह सवाल किसी ने गलत किया तो समझिए कि उसकी खोपड़ी तोड़ दूंगा मैं। बाबू भैया का कथन याद है ना, अरे कोई खोपड़ी तोड़ इसकी, तो मैं आपकी खोपड़ी तोड़ दूंगा अगर यह सवाल गलत हुआ तो। क्योंकि इतनी बार मैं इसका ट्रिक बता चुका हूं याद करने वाला कि मुझे नहीं लगता आप किसी को भूलेगा, और इसको भूलो भी जाओगे तो फिर दिक्कत है। मैंने आपको याद कराया था, क्या याद कराया था कि एक पंखे की कंपनी है, ठीक है, वो पंखे की कंपनी से क्या निकलता है? पीली आंधी निकलती है। पंखा है, उसे क्या निकलती है? पीली आंधी निकलती, बहुत तेज हवा देता है। और वो कहां मिलता है पंखा? बाजार के बीच में मिलता है, बाजार के खिलाफ भी है वो। तो बाजार से जोड़ के याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। हां, प्रयागराज तो हमारी जन्मभूमि कर्मभूमि रही है, दिल्ली रहते हैं तो फिर प्रयागराज आना हो जाता है भाई। ये भी माघ मेला चल रहा है, तुमने कहा माघ मेला का आनंद ले लें कुछ दिन। भरत के रससूत्र लिखित 4 व्याख्याकारों के नाम में एक अशुद्ध है। मम्मट नहीं आएंगे इसमें। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग किस कवि की पंक्तियां हैं? गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग। अब इसका जो हिस्ट्री है, ये तो आसान सा सवाल है, लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है वो क्यों इन्होंने लिखा, इससे भी संबंधित आपको मालूम होना चाहिए। तुलसीदास क्या कर रहे हैं? भक्तिकाल के महान कवि हैं, धार्मिक पाखंडों आडंबरों का वो सहज भाव से दूर देते हैं कि गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय ने योग जगाया लेकिन लोगों से भक्ति दूर भगा दी। कि गोरखनाथ ने जगायो जोग, जोग का मतलब योग मार्ग, योग मार्ग तो उन्होंने लोगों के अंदर निकाल दिया, घुसा दिया, लेकिन भगति भगायो लोग, भगति जो है वो भगा दिया लोगों के अंदर से, यानी भक्ति समाप्त हो गई। लेकिन भक्ति समाप्त नहीं हुई। किस भक्ति की बात कर रहे हैं वो? तो वो बात कर रहे हैं कि सगुण भक्ति जो है वो लोगों के मन से निकल गई, तो उन्होंने योग मार्ग के द्वारा निर्गुण भक्ति को पराश्रय दिया। और किस प्रकार की भक्ति लोगों के मन से निकाली? तो सगुण भक्ति को निकाला। कवितावली उत्तरकांड। निम्नलिखित में से एक रिचर्ड्स की रचना नहीं है, रिचर्ड्स की रचना नहीं है। अब देखिए, रिचर्ड्स ने मूल्य और संप्रेषण सिद्धांत दिया है। रिचर्ड्स ने मूल्य और संप्रेषण सिद्धांत दिया है। बायोग्राफिया लिटरेचरिया सैमुअल टेलर कोलरिज की रचना है, बाकी सब उन्हीं की है। हृदय के अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त किसके प्रति कहा गई उक्ति है? ईड़ा के प्रति, या फिर अब ये कहां से ली गई है इससे तो क्लियर हो जा रहा है कि यह रचना मनु और श्रद्धा, यानी कि मनु हृदय की भावनाओं का वर्णन करते हुए श्रद्धा के सौंदर्य उदारता को दर्शाती है। मनु श्रद्धा के रूप में सौंदर्य और करुणा को पाते हैं। यह कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ली गई है, जहां मनु निराश और अकेले होते हैं और श्रद्धा उन्हें मिलती है। हृदय के अनुकृत बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, श्रद्धा का शरीर काया बाहरी रूप से उदार और स्वतंत्र है, जो उनके हृदय और कोमलता की विशालता का प्रतिबिंब है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? मनु के प्रति। अगला बदल दिए, यही वाला है क्या? यह भी कोई देश है महाराज किस विधा की रचना है? यह भी कोई देश है महाराज किस विधा की रचना है? अब इनकी भी जितनी रचनाएं हैं वह भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं। एक नए रचनाकार हैं, जैसे नगर बधुएं अखबार पढ़ती हैं, उनकी महत्वपूर्ण कहानी है किसकी?
अनिल यादव की। तो ये क्या है, एक प्रकार का यात्रा साहित्य है, और ये इन्होंने पूर्वोत्तर भारत की यात्रा के बाद लिखा था। उपेक्षित पूर्वोत्तर की यात्रा का उन्होंने किया है। पत्रकारिता और यात्रा वृत्तांत दोनों शैलियों को मिलाकर इन्होंने इसको लिखा है। लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो। लोक साहित्य की परिभाषा किसने दी है? लोक साहित्य की परिभाषा किसने दी है? अब ये जो है कृष्णदेव उपाध्याय की परिभाषा है। निम्नलिखित समीक्षकों में एक मार्क्सवादी समीक्षक हैं, रामविलास शर्मा। शुक्ल जी रसवादी, नंदुलारे वाजपेयी सौष्ठववादी, हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक या सांस्कृतिक या ऐतिहासिक। राइट आंसर यहां पर रामविलास शर्मा होगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की कविता की विशेषता है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है। अब बताइए, यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस कविता का मुख्य स्वर रहा है। 35 का सी, क्रमांक 1 और 2 दोनों सही है। सही बात है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना भी है यहां पर, और इतिवृत्तात्मकता भी द्विवेदी युग में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, हाँ एक चीज यह भी बता दीजिए आप सब कि इतिवृत्तात्मकता है क्या? इतिवृत्तात्मकता है क्या? बताइए, देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं। इतिवृत्तात्मकता क्या है? चलिए देख लेते हैं। इतिवृत्तात्मकता की अगर विशेषता आपसे पूछ ली जाए सवाल में तो आप क्या जवाब देंगे? इतिवृत्तात्मकता पहली, इसमें जो सबसे पहला गुण होता है कथात्मकता। कथात्मकता ये पहला इसका गुण है। दूसरा है उपदेशात्मकता। उपदेशात्मकता दूसरा है। तीसरा है सीधी सपाट भाषा। सीधी सपाट भाषा, ये इसमें मुख्य रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा। किसी विषय या घटना का, किसी विषय या घटना का ज्यों का त्यों वर्णन करना, वर्णन करना इतिवृत्तात्मकता है। ठीक है, किसी विषय या घटना का ज्यों का त्यों वर्णन करना इतिवृत्तात्मकता है। ठीक है, अगला, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। जो वाग्जाल मनुष्य की दुर्गतिहीनता और परमुखपेक्षिता से न बचा सके, उसकी आत्मा को तेजोद्दीप न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने मुझे संकोच होता है। यह कथन किसका है? अब बताइए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 36 नंबर का सवाल है। देखिए, अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि कुछ प्रमुख जो इतिहासकार या आलोचक हैं वो किस तरह के आलोचक हैं या उनकी आलोचना किस तरह की मानी जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि अगर कहीं भी मनुष्य शब्द आ जाए, मानवता शब्द आ जाए,
अगर आपको टिक करना हो तुक्का में भी तो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी को लगा सकते हैं। लालटेन किस भाषा का शब्द है? देखिए मुख्यतः यह शब्द कौन सा था? लैटिन शब्द था। लैटिन किस भाषा का शब्द था? अंग्रेजी भाषा का शब्द था, यानी विदेशी शब्द था, और बाद में यह हिंदी में लालटेन के रूप में प्रयोग होने लगता है। जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? जगनिक, भट्टकेदार, श्रीधर या फिर नरपति नाल? जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश। तो जयचंद प्रकाश जो रचना है भट्ट केदार की है। किसकी रचना है? भट्ट केदार की है। केदार ने जयचंद प्रकाश का नाम एक महाकाव्य लिखा था, जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप पराक्रम का विस्तृत वर्णन है। जयमेंग जयचंद्रिका नामक बड़ा ग्रंथ लिखा जो उपलब्ध नहीं है, इसका उल्लेख ही मिलता है। और सियादत दया दाल राठौड़ी भी ख्यात में मिलता है। बीकानेर के राज पुस्तकालय में भी ये रचना मिलती है, यानी भट्ट केदार। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। कथन रामचंद्र शुक्ल का है। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक क्या है? वतन और देश का भविष्य। यह भी पूछा जाता है, वतन और देश का भविष्य, यानी झूठा सच जो उपन्यास है इसके दो भाग हैं। दूसरे भाग का शीर्षक क्या है? देश का भविष्य है, और वतन और देश पहला है और ये दूसरा है। निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है। राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है। गदाधर भट्ट, नाभादास, गोस्वामी। देखिए इस तरह का सवाल बड़ा फसाऊ सवाल होता है, और इस तरह का सवाल खूब पूछा भी जाता है, तो इस दृष्टिकोण से यह सवाल महत्वपूर्ण है। इसको आप देख लीजिएगा। अब ये जो है गदाधर भट्ट जो हैं, यह चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, यानी ये कृष्ण काव्य परंपरा में आएंगे। बाकी सब किसमें आते हैं? राम काव्य परंपरा में आते हैं। सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो सलाम घुसपैठिए 2500 का 150। ये सब कहानियां किसकी हैं? सलाम ओम प्रकाश वाल्मीकि। सलाम घुसपैठिए 2500 का 150। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। यह किसका कथन है? यह कथन है प्रेमचंद का मानना था कि एक अच्छे उपन्यास में केवल घटनाएं किस्सा नहीं बल्कि पात्रों चरित्रों के माध्यम से लेखक की गहरी समझ सामाजिक दृष्टि भी झलकनी चाहिए, और चरित्रहीन दोनों को जोड़ता है। यानी राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य में कोटि में नहीं आ सकती हैं। रामचंद्र शुक्ल सिद्धनाथ जैन को इसीलिए साहित्य में नहीं रखते हैं, शुद्ध साहित्य कोटि में नहीं रखते हैं। अपने इतिहास में वो लिखते हैं इस बात को। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है, वो ध्वनियां क्या कहलाती हैं? काकल स्पर्शी, घोष ध्वनि, महाप्राण या फिर नासिक ध्वनि? सवाल आसान है, लेकिन इसमें विकल्प को थोड़ा सा कठिन कर दिया गया है। सवाल आसान है, लेकिन विकल्प को क्या कर दिया गया है? कठिन कर दिया गया है। तो इसलिए इसका उत्तर आपको थोड़ा सा ध्यान से बताना पड़ेगा। तो जिन ध्वनियों को उच्चारण में हवा के दबाव से स्वरतंत्रियों में आपस में निकटस्थ हो जाती हैं, कंपन हो जाता है, उन्हें घोष या सघोष ध्वनियां कहते हैं। उन्हें घोष या सघोष ध्वनियां कहते हैं।
कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत या फिर गंगावतरण। देखिए इस काल की जो रचनाएं हैं वो बहुत ही कंफ्यूज करती हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है। कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है गंगावतरण, और बाकी सब किसकी हैं? श्रीधर पाठक की हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा रचित गद्य गीत कौन सा है? भग्नदूत, मौक्तिकम, हिमहास या फिर अंतररागिनी। अब देखिए जो गद्य गीत है इससे भी संबंधित सवाल पूछा जाता है। चलिए बताइए, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। 47 का सी लोग कह रहे हैं हिमहास को, गंगावतरण नहीं है, ठीक है। हिमहास सी, हिमहास। चलिए राइट आंसर हो जाएगा हिमहास। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल और चारण काल नाम दो सरसों से अभेद किया है? संधिकाल और चारण काल। तो चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा है, ठीक है, यही सही होगा। एक बार बताएं 48 में आदिकाल को, ठीक है, आदिकाल को संधिकाल किसने कहा? तो संधिकाल और चारणकाल रामकुमार वर्मा ने कहा। संधिकाल डॉक्टर वर्मा ने आदिकाल की शुरुआत 750 विक्रम संवत यानी से 1000 विक्रम संवत तक मानी थी और उसको संधिकाल कहा था। और ये दो भाषाओं के संस्कृतियों का मेल है, यानी अभ्रंश और हिंदी। संधिकाल उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि ये अभ्रंश और हिंदी के मेल का काल है, इसलिए उसको उन्होंने संधिकाल कहा था। आचार्य हजारी प्रसाद जी द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? तो बाण चार पुन पोथा, पुनर्नवा हो जाएगा। पंडित श्रद्धाराम फिल्लोरी के उपन्यास भागवती की रचना काल क्या है? चलिए भागवती का रचना काल, एक सवाल आप लोगों के लिए मैं पर डे छोड़ता हूं, तो आज इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इसमें यह भी बताएगा कि इसका प्रकाशन वर्ष कब है और यह उपन्यास लिखा कब गया। ठीक है, तो आज का यह अंतिम सवाल था। बाकी कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल आप लोगों से पुनः मुलाकात करेंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। यदि आप केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, EMRS LT ग्रेड का मेंस बैच लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। अगर आप यूपी TGT PGT का नया बैच लेना चाहते हैं 2026 वाला GIC प्रवक्ता का और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच लेना चाहते हैं तब भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। BPSC Tier 4 उत्तराखंड TGT PGT का बैच लेना चाहते हैं तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके हमारे बैचेस ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज का क्लास कैसे लगा जरूर बताइएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।